हमारे पास नहीं, क्योंकि ये सत्य भी है कि एक पार्लियामेंट में 5 पार्लियामेंट कुल है, तो एक में अगर 10 भी कैंडिडेट होंगे तो टोटल कैंडिडेट 50 होंगे, लेकिन विधानसभाएं 90 हैं। अगर एक में 15 होंगी तो वो तो 1500 कैंडिडेट हैं, तो 50 को सिक्योरिटी देना आसान मुश्किल है, तो 1500 को देना, जबकि पार्लियामेंट के इलेक्शन पूरे देश में हो रहे हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन और सरकार से निवेदन करूँगा कि इलेक्शन ख़त्म हो जाए, उसके बाद एक आध महीना सब रेस्ट करें, तो उसके बाद कम से कम 1 महीने के बाद तुरंत इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन कार्रवाई होनी चाहिए। और तब तक पूरे 10 साल भी हो जाएंगे 2 इलेक्शनों के बीच में, जो कि बनबास के करीबी आ जाता है। ये बनबास शायद जम्मू कश्मीर के वोटरों का और लीडरों का कदम। आजाद साहब क्या आप कंटेस्ट करेंगे? आजाद साहब क्या आप कंटेस्ट थे? आप वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी के सदस्य थे, वो काम कैसे चल रहे हैं? क्योंकि फारूक साहब ने उस पर भी सवाल उठाया कि आप वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता आपसे खुश नहीं है। खत्म हो गया, वो सरकार राष्ट्रपति को दे दिया रिपोर्ट, और राष्ट्रपति के बाद वो गवर्नमेंट को ही जाता है, वो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को उसमें भेजना है। आजाद साहब क्या आप कंटेस्ट करेंगे? अपोजिशन क्या आप बीजेपी को फायदा होगा? 7 फेज बीजेपी को एक फायदा होगा, अपोजिशन कह रही है, जो 7 फेज में इलेक्शन रखे गए हैं। ये इलेक्शन कमीशन तो कांग्रेस का कहना है बीजेपी को फायदा है। नहीं, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी ऐसा ही था सर। क्या आप कंटेस्ट करेंगे इलेक्शन? आप कहां से करेंगे? 7 और 8 फेजेस में सर कैंडिडेट जो है सर कब तक अनाउंस हो जाएंगे? अपने जो वेस्टर्न कहा जाता था अमेठी और रायबरेली, उनको छोड़ रही है, किस तरह से देखते हैं जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपने वेस्टर्न को छोड़ रही है? आपको जनरल जरा ठीक करो। बीएसपी और समाजवादी 98 का पहला इलेक्शन है सोनिया जी का, तब से आज तक दोनों छोड़ते आए, और राहुल गांधी का इलेक्शन 2004 से आज तक दोनों को छोड़ते आए। मतलब वो फ्री रन मिलता था इसलिए जीतते थे। अब वो जाने, लेकिन आपका जनरल नॉलेज हो कि एक 25 सर आपसे एक सवाल ये है कि आपके कैंडिडेट क्या आप भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कश्मीर की 3 सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं, क्या लग रहा है इनको डर है कि वहां पर भी अपनी साथ नहीं बचा पाएंगे कांग्रेस को कोई यात्रा में ढूंढ रहे हैं? आपका क्या रहेगा सर? आपका क्या रहेगा? पार्लियामेंट्री एक तो कर दिया है, बाकी सर क्या आप अनंतनाग सीट से कंटेस्ट करेंगे? एक कर दिया है, जहां और करना होगा। सर आप कंटेस्ट करेंगे? देखेंगे अभी। उसका आज इन्होंने बता दिया है, गवर्नमेंट ने या इलेक्शन कमीशन ने, कि इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे पास नहीं थी, क्योंकि ये सत्य भी है कि एक पार्लियामेंट में 5 पार्लियामेंट कुल है, तो एक में अगर 10 भी कैंडिडेट होंगे तो टोटल कैंडिडेट 50 होंगे, लेकिन विधानसभाएं 90 हैं। अगर एक में 15 होंगी तो वो तो 1500 कैंडिडेट हों, तो 50 को सिक्योरिटी देना आसान मुश्किल है, तो 1500 को देना, जबकि पार्लियामेंट के इलेक्शन पूरे देश में हो रहे हैं। लेकिन मैं इलेक्शन कमीशन और सरकार से निवेदन करूँगा कि इलेक्शन ख़त्म हो जाए, उसके बाद एक आध महीना सब रेस्ट करें, तो उसके बाद कम से कम 1 महीने के बाद तुरंत इलेक्शन, विधानसभा के इलेक्शन की कार्रवाई होनी चाहिए। और तब तक पूरे 10 साल भी हो जाएंगे 2 इलेक्शनों के बीच में, जो कि बनबास के करीबी आ जाता है। तो ये बनबास शायद जम्मू कश्मीर के वोटरों का और लीडरों का खत्म हो जाए। इलेक्शन कमेटी के सदस्य थे, वो काम कैसा चल रहा है? क्योंकि फारूक साहब ने उस पर भी सवाल उठाया कि आप वन नेशन वन इलेक्शन कर रहे हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता आपसे खुश नहीं है।
वो जो रिपोर्ट है वो देगी। अब वो मीटिंग ख़त्म हो गई, उसका काम ख़त्म हो गया। अब वो सरकार राष्ट्रपति को दे दिया रिपोर्ट, और राष्ट्रपति के बाद वो गवर्नमेंट को ही जाता है। वो गवर्नमेंट और इलेक्शन कमीशन को उसमें देखना होगा। अच्छा, 7 फेज में इलेक्शन है, अपोजिशन कह रही है कि बीजेपी को फायदा होगा 7 फेज में। बीजेपी को फायदा होगा, अपोजिशन कह रही है, जो 7 फेज में इलेक्शन रखे गए हैं। ये कहाँ? इलेक्शन कमीशन और लोकसभा इलेक्शन 7 फेज में ये पहले भी होता। तो कांग्रेस का कहना है बीजेपी को फायदा है। नहीं, कांग्रेस की जब सरकार थी तब भी ऐसा ही था। सर इस क्या आप contest करेंगे इलेक्शन? आप कहाँ से तब भी 7 और 8 फेजेस में था। कैंडिडेट्स जो है सर कब कांग्रेस तक जो है अनाउंस इस हो बार जाएंगे? अपने जो वेस्टर्न कहा जाता था अमेठी और रायबरेली, उनको छोड़ रही है। किस तरह से देखते हैं जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी अपने वेस्टर्न्स को छोड़ रही है? आपको जनरल नॉलेज ज़रा ठीक करूँ। बीएसपी और समाजवादी 98 का पहला इलेक्शन है सोनिया जी का, तब से आज तक दोनों छोड़ते आए। और राहुल गांधी का इलेक्शन 2004 से आज तक दोनों को छोड़ते आए। मतलब वो फ्री रन मिलता था इसलिए जीतते थे। अब वो जाने, लेकिन आपका जनरल नॉलेज हूँ कि एक 25 साल से छोड़ते आए, एक 20 साल से छोड़ते। एक सवाल ये है कि आपके कश्मीर में कैंडिडेट राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बावजूद कश्मीर की तीनों सीटों पर भी कैंडिडेट नहीं दे रहे हैं। क्या लग रहा है, इनको डर है कि वहां पर भी अपनी साथ नहीं बचा पाएंगे कांग्रेस? कांग्रेस का वो यात्रा में ढूंढ रहे हैं, कोई मिले। आपके सर कैंडिडेट कब तक अनाउंस होगा? सर आपका क्या रहेगा सर? सर आपका क्या रहेगा? पार्लियामेंट्री हमने तो एक तो कर दिया है, बाकी चाहे आपको बाकी देना जगह क्या जहाँ आप अनंतनाग सीट से कंटेस्ट करेंगे? एक कर दिया है, जहाँ और करना होगा सर आप कंटेस्ट एक करेंगे? देखेंगे अभी। हे प्रभु आर.एस. चिप साहब, जुगल किशोर जी, अनीता ठाकुर जी, विनोद मिश्रा जी, अब्दुल मजीद वानी साहब, गौरव राम जी, हमारे सभी वाइस प्रेसिडेंट्स और जनरल सेक्रेटरी, प्रोविंशियल कमेटी के, जोनल कमेटी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और अहदेदारान, और उपस्थित मेरे साथियों, नौजवानों, बहनों और बेटियों। लेकिन इन्होंने सिर्फ हमारे बारे में बोला, अपने बारे में ये भूल ही गए। मैं इनको कई सालों से जानता हूं और इनके परिवार को भी। ये अपना इंग्लिश मीडियम स्कूल चलाते हैं। वो तो जम्मू में और कश्मीर में और पूरी हिंदुस्तान में बहुत सारे चलाते हैं, लेकिन उसके साथ जिस बात से मैं प्रभावित हुआ वह है इनके जो एक एनजीओ है उसके द्वारा जो ये काम कर रहे हैं, समाज सेवा जो कर रहे हैं, वो बड़ा सराहनीय है। उसमें किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, विशेष रूप से जो गरीब परिवारों से संबंध रखते हैं, उनको ट्रेनिंग अलग अलग चीज की, सिलाई से लेकर टाइपिस्ट तक और बहुत सारी चीजें उसमें हैं, वो ये मुफ्त कराते हैं। और कभी कभी जो बिल्कुल बहुत ही निराधार और गरीब हैं उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। ये इस तरह के कार्य अपनी बिजनेस या अपने प्रोफेशन के साथ करना, समाज सेवा का काम करना बहुत कम करते हैं। आज हमारे देश में, हमारे प्रांत में बहुत अमीर लोग भी, बिजनेसमैन भी,
दूसरे प्रोफेशंस में भी, लेकिन उनका अधिकतर समय अपनी तिजारत, अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने में जाता है। सामाजिक सेवा क्या होती है उसके लिए या तो उनको रुचि नहीं है या उसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहता। किसी भी देश को या किसी भी प्रांत को अगर आगे बढ़ना है, गरीबी खत्म करनी है, बेकारी विशेष रूप से जो हमारे स्टेट में भयंकर है, उसका अगर मुकाबला करना है तो खाली राज्य सरकार किसी भी राजनीतिक दल की क्यों न हो, वो उसका हल नहीं निकाल सकती। उसके लिए समाज के हर एक वर्ग को इकट्ठे मिलकर काम करना होगा, एम्प्लॉयमेंट देनी होगी, बजाय सिर्फ अपने रिश्तेदार ही उसमें लगा लिए जो पहले से संपन्न है, उन्हीं को और संपन्न बनाने का कोई फायदा नहीं। देश का और प्रदेश का तब भला होता है जब जितने भी संपन्न लोग जिनके पास संपत्ति है वो गरीब लोगों का हाथ पकड़े। सब अगर मिलके 2-2, 4-4, 5-5, 10-10 लोगों को एम्प्लॉयमेंट दें या मजदूरी दें। सभी पढ़े लिखे नहीं हैं हमारे स्टेट में और हमारे मुल्क में। 3 किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट है, बेकारी और बेरोजगारी। एक तो लाखों की संख्या में हमारे बच्चे और बच्चियां बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आज बैठे हैं। ग्रेजुएशन तो आज मिडिल के बराबर हो गया। आज लाखों की तादाद में हैं जो पोस्ट ग्रेजुएट हैं, लॉ ग्रेजुएट हैं, पीएचडी, और वो अप्लाई किसके लिए करते हैं? जब 4th क्लास के लिए जगहें निकलेंगी तो आपको 95% उसमें ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट दिखाई देंगे। एक जमाना था कि मैट्रिक पास नहीं किया और टीचर लग गया, 12th पास नहीं किया, इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के लिए जाता था। लेकिन आज 100%, 99% नंबर लेकर भी उसको इंजीनियरिंग और एमबीबीएस के लिए जगह नहीं मिलती। तो एक तो पढ़े लिखे लोगों की बेरोजगारी है, 2 और किस्में हैं, स्किल्ड और अनस्किल्ड। स्किल्ड जो है जिन्होंने कुछ हुनर पास किया, चाहे वो टाइपराइटर ही क्यों नहीं सीखा हो, टाइपिंग क्यों नहीं सीखी हो, आईटी से और कोई पढ़ाई हासिल की हो, या कारपेंटर हो या मेसन हो, दीवारें या मकान देने की, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई, डेवलपमेंटल काम बहुत कम हो रहे हैं, बड़े बड़े काम हो रहे हैं, बड़ी बड़ी सड़कें बन रही हैं, उसकी मैं सराहना करता हूं। 4 लेन, 6 लेन, 8 लेन, 10 लेन, 12 लेन, 16 लेन बन रहे हैं, लेकिन अधिकतर उनमें मशीनरी का इस्तेमाल होता है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मशीनरी ने जो जरूरी है उसने अब इंसानों का काम लिया, और विशेष रूप से जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट
चाहे वो बिजली के प्रोजेक्ट है या और कोई कारखाना है या बड़ी सड़कें हैं, उसमें मशीनों का इस्तेमाल होता है, मजदूरों की संख्या कम होगी। मैं अभी अनंतनाग में एक भाषण में बता रहा था कि पिछले 4 साल से एक पुल अनंतनाग और श्रीनगर के बीच में बन रहा है, लेकिन वो मुकम्मल नहीं हो रहा क्योंकि वो 100% मशीन के जरिए होता। अगर उस मशीन के साथ साथ 50 या 100 या 200-400 मजदूर भी होते तो 1 साल में तैयार हो। वो मशीन एक एक उठा के वो बेलचे की तरह उठा के इधर फेंकती इधर, तब तक अगर 100 बेलचे लगे होते तो साफ किया होता। तो ये भी बड़ी देखने की जरूरत है कि मशीन का उपयोग हो, लेकिन उतना ही जितना उसकी जरूरत वो आदमी की जगह न ले, वो मजदूर की जगह न ले, वो मेसन की जगह न ले, वो कारपेंटर की जगह न ले। क्योंकि हमारे समाज में और हमारे देश में और हमारे प्रांतों में ये तमाम काम करने वाले लोग हैं और जिनका रोजगार गुजार इसी पे चलता। ये मैंने भाप लिया था जब मैं मुख्यमंत्री बना। बहुत सारे लोग जिनकी समझ में नहीं आया है डबल शिफ्ट और ट्रिपल शिफ्ट, वो मुझसे पूछते हैं कि आप ये डबल शिफ्ट ट्रिपल शिफ्ट हर सभा में बोलते हैं, इसका मतलब क्या है? जनता को उससे क्या लेना देना? मैंने उनसे कहा कि सिर्फ जनता को ही उससे लेना देना। उससे 2-3 चीजें जनता को लेना देनी। जैसे आज कारपेंटर के पास पूरा कारपेंटर का काम नहीं है, मेसन के पास पूरा काम नहीं है, मजदूर के पास तो 1/10वें हिस्से मजदूर के पास हमारे स्टेट के मजदूर ही नहीं है। तो जब आप डबल शिफ्ट करोगे, एक आदमी तो सिर्फ 8 घंटे काम करेगा, उससे 3 शिफ्ट में आप काम नहीं करा सकते, 2 शिफ्ट में। तो अगर 1 लाख एक शिफ्ट में करेगा तो दूसरा लाख जिसके पास काम नहीं है वो दूसरी शिफ्ट में करेगा, और जिसको पहली और दूसरी शिफ्ट में भी मजदूर को काम नहीं मिले वो तीसरी शिफ्ट में, वो मेसन हो या कारपेंटर हो या मजदूर हो या ठेकेदार हो या मेट हो या ट्रक वाला हो, रेत उठाने वाला, मिट्टी भरने वाला हो, ये उसको काम मिलेगा। तो उसका मतलब है कि एक ही दिन में 3 गुना लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिल गई, रोजगार मिल गया। और दूसरा बाई प्रोडक्ट उसका जो है, जो उससे दूसरा फायदा होता है कि अगर रोड आप जो 3 साल में बनने वाली थी ट्रिपल शिफ्ट में बनाओगे तो 1 साल में बनेगी। उसका मतलब आपके सामने जो रोड जिसपे आप 3 साल बाद बनते वो 1 साल में बन गई, तो 1 साल के बाद आप उसका उपयोग कर सकते। स्कूल 3 साल के बजाय, कॉलेज 3 साल के बजाय, हॉस्पिटल 3 साल के बजाय आपका 1 साल में बन गया, तो आपका 2 साल पहले ही आपका लाभ मिलना शुरू हो गया। मैं शीतली की बात करता हूं, आपने नाम उसका नहीं बताया, मुझे अभी भी याद है शीतली। जून के महीने में 2005 नवंबर में मैं मुख्यमंत्री बना, और जून 2006 में तपती हुई धूप में यहां एक हड़ताल हुई। हमारी बेटियां बहनें खाली नलकों के नीचे घड़े उठाकर उन्होंने प्रोसेशन निकाला। तो मैं ऑफिस में था, तो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी मेरे जम्मू के ही थे, उन्होंने बताया साहब जम्मू में हड़ताल चल रही है पानी की। तो मैंने कहा है
जहाज या हेलीकॉप्टर निकालो भी चलता है। मैंने किसी को भेजा नहीं, खुद आया और सेक्रेटरीट में गया और मैंने कहा सबको बुलाओ, औरतें मर्द तो आई। मैंने पूछा क्या बात, कहा सब 24 घंटों में हमें आधे घंटे के लिए सुबह और आधे घंटे के लिए शाम को पानी मिलता, 24 घंटे। तो मेरे लिए ये बहुत अचंभा था, क्योंकि कश्मीर में 24 घंटे पानी था। खैर उसमें कोई सरकार का पक्षपात नहीं था, क्योंकि कश्मीर में पानी ही पानी, 4 फुट पे नीचे खोदोगे तो पानी मिलेगा। लेकिन यहां पानी, हम निर्भर हैं यहां के पानी के लिए ऊपर वाले पर। बरसात होगी तो बरसात के बाद पानी मिलेगा, लेकिन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक हम ऊपर वाले के दारोमदार पर, अगर हमारे पहाड़ों पे चाहे वो डोडा डिस्ट्रिक्ट के पहाड़ हों, किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट के हों, बानहाल के हों, पीर पंचाल के हों, कठवा के हों, उदयपुर के हों, इन पहाड़ों पे अगर बर्फ गिरी, वो भी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी में, तो हमें पानी नहीं पानी मिलेगा। और बर्फ नहीं गिरेगी तो हमारे पास पानी नहीं, क्योंकि दरिया में पानी नहीं आएगा तो हमें कहां से मिलेगा। तो इसलिए मैंने पूछा क्या इसका इलाज। इंजीनियर्स को बुलाया, उन्हें कहा शीतली से पानी आता है, ये नगरोटा साइड हम जाते हैं, आपने बड़े बड़े दरिया से देखे होंगे, बड़ी बड़ी पाइप है, बहुत बहुत आदमी उसमें से चल सकते। तो कहा था जितना इन पाइप में आता है उतना चलता। तो मैंने कहा 6 महीने, कितने साल लगेंगे, कहा 2 साल। मैंने कहा 6 महीने में बने। कहते कैसे, मैंने कहा ट्रिपल शिफ्ट में बनेगा। कहा रात को कैसे, मैंने कहा बिजली खंभों पे लाओ, कहां से खंभों पे लाना है और कल से शुरू होगा। कहा बजट, मैंने कहा वो मैं देखूंगा बजट। और 6 महीने में बना और पानी यहां शुरू हुआ। लेकिन तब से आबादी और संख्या बढ़ गई। आज हमारा जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, जम्मू शहर है, वो रियल कैपिटल बन गया। हमारे स्टेट में 2 शहर थे, 2 कैपिटल थे, एक श्रीनगर का कैपिटल और दूसरा जम्मू का कैपिटल। लेकिन दुर्भाग्य से 35 वर्षों से जब से आतंकवाद आया, तब से श्रीनगर शहर कॉस्मोपॉलिटन शहर नहीं बन पाया। कॉस्मोपॉलिटन शहर का मतलब हो जिसमें हर धर्म के, हर जाति के लोग हों। आतंकवाद में बहुत सारे हमारे हिंदू भाई मुसलमान भी वहां से कूच कर गए, लेकिन जम्मू रियल सेंस में हिंदुस्तान के किसी भी शहर से ज्यादा आज रियल सेंस में कॉस्मोपॉलिटन शहर बन गया। दिल्ली और बंबई से भी, यहां कश्मीर का कश्मीरी मुसलमान भी है, कश्मीर का कश्मीरी पंडित भी है, कश्मीर का कश्मीरी पंजाबी जो आजादी से पहले पंजाब वहां रहता था, सिख भी है, लेह का बौद्ध भी है, लेह का शिया और सुन्नी मुसलमान भी है, चिनाब वैली के सब हिंदू मुसलमान, राजौरी पुंछ के सब हिंदू मुसलमान, सब जाति के, गुजर बकरवाल से लेकर कश्मीरी से लेकर
आज जम्मू, ये शायद एक अकेला मात्र हिंदुस्तान में प्रोविंस होगा कि हमारे 22 डिस्ट्रिक्ट हैं, ले कारगिल को मिलाकर 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों में रहने वाले लोगों के घर जम्मू में हैं। महाराष्ट्र में 40 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट, सबके घर बंबई में नहीं। लखनऊ में 75 जिलों से ज्यादा, डिस्ट्रिक्टों से ज्यादा लोग रहते हैं, लेकिन सबके सब लखनऊ में नहीं। ये बहुत अच्छी बात भी कि एक स्वर्ग, एक भारत, एक जम्मू कश्मीर एक शहर में दिखने को मिलता है। उससे यहां के बिजनेस को फायदा भी हुआ। अगर एक दफा ये लोग नहीं आएंगे तो यहां, मैं जैसे इन्होंने बताया कि मैं हमेशा साल में, इस साल मिस हो गया 2 साल से, सिटी चौक से निकलता हूं, मंदिर से और ऊपर निकलता हूं पैदल चल के, जाता है आधे घंटे के लिए निकलता हूं 5 घंटे के बाद। तो वो कहते हैं जी हमारा असली बिजनेस तो नवंबर के बाद ही चलता, वरना तो हम मक्खियां उड़ाते हैं पूरी गर्मियों में। कि कहते हैं जब चिनाब वैली से आते हैं, पीर पंचाल से आते हैं, कश्मीर से आते हैं, तो हमारी बजाजी भी मिलती है, बिकती है, हमारा चावल भी बिकते हैं, हमारे चने भी बिकते हैं, हमारी दाल भी बिकते हैं, हमारे जूते भी बिकते हैं, हमारे कपड़े भी बिकते हैं। तो बिजनेस के हिसाब से ठीक, होटल वाले का भी बिजनेस चलता है, दुकानदार का तो चलता ही है, टी स्टॉल वाले का भी चलता है, टैक्सी वाले को भी चलता है, किराए वालों के मकान भी किराए पे जाते हैं, छोटे बड़े। लेकिन इस पे पानी और बिजली पे भी प्रेशर आता है। तो एक तरफ से फायदा है, दूसरी तरफ से नुकसान, कि बिजली और पानी जो सिर्फ यहां आबादी की थी उसमें ज्यादा लोग शरीक हो जाते। शुक्र है कि गर्मियों में वो अपने अपने इलाकों में जाते हैं, तो उस वक्त पानी और बिजली पर कम प्रेशर पड़ता। अगर गर्मियों में यहां बैठते तो फिर बहुत मुश्किल होता। तो अभी जम्मू में तुरंत मैं देखता हूं, मैंने इससे पहले भी कई मीटिंगों में बताया कि अभी हमें दिखता है गवर्नमेंट को जरा फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए, दूरदृष्टि से देखना चाहिए। जब पानी खत्म हो जाए तब याद आ गया अब क्या करें, तब जाना पड़ेगा चिनाब, वहां अखनूर, और वहां से भी गढ़ों में लाना पड़ेगा या टैंक से लाना पड़ेगा, क्योंकि तवी में तो दिखता नहीं है पानी, जून तक तो बिल्कुल ही नहीं होगा। इसके लिए इलाज क्या, परमानेंट इलाज मैं सोचता हूं इसका कि अखनूर से जो नहर है चिनाब की, वो अलग आ जाए, वो ऊपर से आए। उधर हमारे जहां हाई कोर्ट थी पहले, क्या उसे हाई कोर्ट ऊपर जानीपुर, ऊपर से आए सीधे नगरोटा से, ताकि पूरे शहर को मिले। वो परमानेंट सोल्यूशन है, क्योंकि मैं समझता हूं कि जिस दिन वो सूख जाएगा उस दिन कयामत हो जाएगी, क्योंकि हमारी स्टेट का सबसे बड़ा दरिया है, वो तो सूखेगा कभी नहीं। लेकिन टेम्परेरी उसका अरेंजमेंट पानी का, आज जिसको मेरी बात का आपको ध्यान नहीं लगेगा, लेकिन अभी मई जून से पता चलेगा जब पानी मिलना बंद। आज से तुरंत सरकार को एक छोटी लेक, जिसमें कोई पैसा नहीं लगाना, बिल्डोजर 10-20 लगाने हैं, वही मिट्टी जो बेचते हैं, रेत है, उसको इस तरह से डालना है बांध जैसा, तो वो पानी नहर बने, उससे वहां जितनी भी हमारी वो शीतली में पाइपें हैं कम के लिए, उनके लिए तो पूरा पानी हो,
वरना शीतली की पाइपें हम बढ़ाएं लेकिन पानी ही न हो तो उससे क्या बना। इतना पानी है उन पाइपों में आ सकता है जो मैंने डबल या 3 गुना या 4 गुना बढ़ाई थी, लेकिन पानी तो होना चाहिए, पानी ही नहीं। और ये आने वाले के लिए वक्त के लिए हमें तुरंत आज से ही नहर बनाना शुरू करेंगे, क्योंकि मौसम ने, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, उसका सबसे बड़ा असर हमारी स्टेट पे 2 साल से हो रहा। पिछले साल हुआ और इस साल भी। मार्च में बर्फ होती है, मार्च भले कोई बर्फ का समय है, 5 मिनट में खत्म हो जाती, भाग जाती। बर्फ तो नवंबर दिसंबर में रहनी चाहिए, जिसका पत्थर बने और वो पूरा साल पिघलती है। तो जब मौसम ने बदल लिया तो हमको इतना फोरसाइटेडनेस होनी चाहिए कि हम तैयारी आज न करें, नहीं कि तो बीच में जंग हो गया, हमला हो गया, फिर हम तलवार ढूंढते हैं, इसको जरा साफ करो, गोली है कि नहीं, गोली मंगाओ। गोली मंगाने तक विदेश से तब तक देश का टुकड़ा भाग गया होगा। तो ये नजर सरकार को आज से ही, मैं कभी गवर्नर साहब से मिलूंगा तो जरूर इस समस्या और इसी समस्या के लिए मिलूंगा, क्योंकि शायद यहाँ के जो लोग हैं उनको उनके ध्यान में लाना चाहिए था इस तरह की चीजें। तो लेकिन हमें आप लोग मौका देंगे तो जरूर वो जो असली इसका परमानेंट हल है वो अखनूर से नहर से पानी ही हल हो सकता है, पीने के लिए भी, धोने के लिए भी और हर इस्तेमाल के लिए। हमारी बहुत सारे, जिसमें एम्प्लॉयमेंट की मैंने बात की, मेरे वक्त में हमने कोई भी पहाड़ शायद जम्मू कश्मीर का होगा जो खोदा नहीं, खोद के मतलब बेकार में नहीं खोदा, हर गांव को कस्बे से, ब्लॉक से, तालुका से, तहसील से, डिस्ट्रिक्ट से मिलाने की कोशिश की। मेरे ख्याल में कई हजार सड़कें, जितना 70 साल में सड़कें बनी है देहात की, उससे 10 गुना सिर्फ 2.5 साल में बनी। उसकी वजह से क्या हुआ कि जितने भी हमारे रूरल एरियाज 22 के 22 डिस्ट्रिक्ट में, 22 इसलिए कहता हूं उस वक्त लद्दाख भी हमारी स्टेट का हिस्सा, लाखों मजदूरों को मजदूरी मिलती थी, मेसक को मजदूरी मिलती थी, नौजवान दूसरों को भी काम सुपरवाइजरी का मिलता था। शहरों में स्कूलों की, कॉलेजेस की भरमार, इतने प्राइमरी, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेजेस शायद 70 साल में नहीं बने जितने 2.5 साल में बने। सब सेंटर से लेकर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर से लेकर, आशा वर्कर से लेकर, सुपर स्पेशलिटी जम्मू और श्रीनगर से लेकर, और बाद में मैं जब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री था सीएम बनने के बाद, 5 मेडिकल कॉलेज एक ही वक्त में, एक ही आर्डर से जो आज चलते हैं। और 75 साल में सिर्फ 3 मेडिकल कॉलेज बने, 2 कश्मीर में, 1 जम्मू में सरकारी, लेकिन हमने 5 बनाए, 3 यहाँ, 2 वहां। अब ये आज की सरकार ने भी 2 और ऐड किए। वो दूसरी बात है कि वो मेरे 5 भी अपने हिस्से में डाल देते, वो असली बात, वो दूसरी बात है, लेकिन बंद तो गए। हाँ, सुपर स्पेशलिटी उन्होंने बनाई, उसके लिए धन्यवाद। लेकिन उसमें भी एक ही जगह छोड़ा था। मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं, उन्होंने एक प्रोविंस में दिया था एम्स और दूसरे में IIT और IIM। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को एम्स और दोनों को IIT IIM, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, क्रेडिट उन्हीं को देता हूं। लेकिन उन्होंने मुझे कम से कम लिखित में भेज दिया कि आपने ये उठाया है, और उन्होंने किया। मैं उसका क्रेडिट नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मैं सतर्क था तो वक्त पे लाया, नहीं तो कई पार्टीज की तरह जिस वक्त सतर्क होना होता है, जैसे 370 की बात आई तो मैं सतर्क था, मैंने बोला
लेकिन कई राजनीतिक दल, उनकी संख्या मुझसे ज्यादा थी वहां, वो बोले नहीं, लेकिन वो मुद्दा बना रहे। जहां बोलना था वहां तो बोले नहीं। तो मैं कम से कम सतर्क रहा, उन्होंने किया, उसके लिए मैं पीएम साहब का बहुत धन्यवाद। लेकिन वो भी काफी नहीं। मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में देखा जितने बीमार जम्मू कश्मीर में लोग हैं इतने पूरे हिंदुस्तान में नहीं। उसकी मेरी समझ में नहीं आता। और ये 2-4 बीमारियां इन 10-12 सालों में बढ़ गई। उस वक्त छोटी छोटी बीमारियां थी, इसीलिए मैंने सब सेंटर, सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जहां पुराने थे 20-20 बेड के, मैंने 100-200 के बेड के बनाए हर डिस्ट्रिक्ट में, पूरे 22 के 22 डिस्ट्रिक्टों, सब डिस्ट्रिक्टों में भी बनाए 50। लेकिन नई बीमारी उत्पन्न हुई इस 10-15 साल के बाद जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था। इसमें हार्ट की बीमारियां, दिल की बीमारियां कई गुना बढ़ गई, किडनी की बीमारियां कई गुना बढ़ गई, लीवर की बीमारियां कई गुना बढ़ गई, कैंसर की बीमारी, हाइपरटेंशन की बीमारी कई गुना बढ़ गई। अब आज श्रीनगर के हॉस्पिटल में जाओ, जम्मू के हॉस्पिटल में जाओ, वो डॉक्टर अभी तक जिंदा कैसे हैं मुझे आश्चर्य। जो उनको टेंशन है, पूरे स्टेट से, गांव से लोग आ रहे हैं। उसका कारण है कि हमारे डिस्ट्रिक्टों में डॉक्टर्स रहे। मैंने स्वास्थ्य मंत्री के रूप में पूरे स्पेशलिटीज, सुपर स्पेशलिटीज और मेडिकल कॉलेज में डॉक्टरों की उम्र 58 साल से बढ़ाकर 70 साल कर दी। अभी उसको 70 साल करने की जरूरत, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर, सुपर स्पेशलिस्ट हमारे रिटायर होकर तुरंत भाग जाते हैं प्राइवेट में, और प्राइवेट में तो उनका भला हो जाता है, लेकिन बीमार का दिवालिया निकल जाता है। जमीन भी बेचने पड़ती है, घर भी बेचना पड़ता है, भीख मांगने पे मजबूर हो जाता है अधिकतर लोग। तो इसलिए वो भी बहुत बड़ा काम है। सुपर स्पेशलिटीज हॉस्पिटल हर डिस्ट्रिक्ट में बनाने की जरूरत है, और उन सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स की उम्र बढ़ाने की जो पार्लियामेंट में हमने पास किया, ऑटोमेटिकली लागू होना चाहिए। लेकिन यहाँ अच्छी अच्छी चीजें ऑटोमेटिकली लागू नहीं करते, जो बुरी चीजें हैं वो ऑटोमेटिकली लागू करते हैं, पिक एंड चूज करके। वो बहुत फायदे वाली चीज, ताकि हमारे बीमार जो हैं वैसे ही दवाई खरीद खरीद के कंकाल हो जाते हैं। और एक ऑपरेशन किडनी का किया, एक ऑपरेशन लीवर का किया, और कैंसर का, ब्रेन ट्यूमर का किया, तो गया खत्म खानदान हमेशा के लिए 3 जनरेशन। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके जहन में, मैं हमारे लीडरों के जहन में छोटी छोटी, ये पानी का 3000 है, मैं कैलकुलेट कहा 250। अब 250 से तो कोई कंकाल होने वाला नहीं। ये नहीं बताएंगे कि अस्पताल में हमारा 50 लाख आता है किडनी का, 30 लाख आता है लीवर का, उसकी बात ही नहीं, ये 250 की बात करता। बिजली का 500 से 800 हो गया। लेकिन बड़ी चीजें जो है वो हमारे लीडरों के दिमाग से भी, और जो वर्कर हैं, जो उपभोक्ता है, जो मांगने वाले हैं, जिनको मांग है उनको भी मांगना नहीं आता, वो चुआनियां गिनता है, वो बड़ी चीजें ये उनकी बात ही नहीं करता है। मैं अपने लीडरों को भी कहा कि उस थोड़ा ट्रांसफर से आगे निकलो। पहले जमाने में हमारे लीडरशिप पर जीत जाते थे, उसका ट्रांसफर यहाँ से वहां किया, उसका ट्रांसफर यहाँ से, सब खुश। इसीलिए सड़कें नहीं बनी, अस्पताल नहीं बने, प्रोजेक्ट्स नहीं बने। लेकिन बड़े पैमाने पे हमारे लीडरों को भी जरा IQ बढ़ाना चाहिए, समझना चाहिए। और हमारे पत्रकार वाले भी वही पूछेंगे, सवाल पूछें, उसने आपको गाली दी, आपने उसको कितनी गालियां दी है? यही सवाल में चलता हूं पूरे देश। हमारे
बड़े बुद्धिमान हैं, उनके पास समय भी है, उनको भी इस तरह की समाज की जो सरकार चलाते हैं उनको भी घुटनों पे खड़ा रखना चाहिए, बड़े बड़े प्रोजेक्टों की बारी करनी चाहिए। जो विपक्ष के लोग हैं उनको भी पूछना चाहिए, आप आएंगे तो खाली ट्रांसफर अपॉइंटमेंट करेंगे कि कुछ और भी भला करेंगे स्टेट के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए। हमारी बड़ी बड़ी और चीजें हैं, असेंबली के और पार्लियामेंट में भी हमने अपने प्रतिनिधि भेजने हैं। विधानसभा तो हम सरकार बनाने के दावेदार हैं, उसमें आपका सहयोग चाहिए। इन पार्लियामेंट में मैं चाहूंगा, चाहे किसी भी पार्टी का, मैं तो कहूंगा मेरी पार्टी का, लेकिन मैं उससे भी हट के जरा आगे जाता, जो भी पार्लियामेंट में जाए वो अपने आप के लिए न जाए, वो जनता के लिए जाए, वो लोगों के लिए जाए, वो लोगों की आवाज बने। मैंने पार्लियामेंट में भी ऐसे अधिक तक पार्टी लीडर देखे हैं जो 20-20 साल रहे एमपी, लेकिन एक भी दफा बोले नहीं। तो ऐसे आदमी को क्या फायदा? पार्लियामेंट का मतलब है पार्लियामेंटेरियन। पार्लियामेंटेरियन है, उसको बोलना चालना आना चाहिए, और बोलना चाले गालियां देना नहीं कि इसकी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री की शक्ल ऐसी है, मंत्री की शक्ल ऐसी है, ये छोटा है, इस जात का है, उसके नो, सब्जेक्ट पर आना चाहिए। उसके राज्य में उसके लोगों की जो पीड़ा है, जो दुख है, उस पर पार्लियामेंट में उसे अवसर मिलता है बात करने का। अगर उस अवसर का वो लाभ नहीं उठाता है तो वो पार्लियामेंट में जाने के काबिल ही नहीं, वो पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करने के काबिल ही नहीं। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि बड़े सोच समझ हम एक आज ऐसे समय पे पाए हैं कि हम देखते इसकी जाति क्या है, इसका धर्म क्या है। अब जाति धर्म देखकर, ये गाय भैंस तो नहीं है कि इस गाय की जो मां थी वो 4 किलो देती थी कि 15 किलो। ये तो पॉलिटिशियन है भाई, इसकी परफॉर्मेंस देखो, वो इलेक्शन लड़ाता है तो उसका विचार, उसको तोलो क्या है। और यही आप इलेक्शन कैंपेन में ही आप समझ जाओगे कि उसका वजन कितना। तो सोच समझ के दे। हमें एक और बड़ा मसला है जो महाराजा हरि सिंह जी ने हमको देन दी थी, मैंने पार्लियामेंट में भी कहा और अच्छा किया, मैंने बताया कि 90% हमारे बल्कि 95% पार्लियामेंटेरियन को ये मालूम ही नहीं था कि ये 35A किसने दिया। ये 35A जिसमें जमीन कोई बाहर वाला खरीद नहीं सकता और जिसमें कोई बाहर वाला नौकरी नहीं कर सकता, ये महाराजा हरि सिंह ने पहला ऑर्डर 1925 में, दूसरा ऑर्डर 1927 में और तीसरा परमानेंट ऑर्डर कानून 1930 में बनाया। और वो कानून क्या था? सिंपल, कि स्टेट सब्जेक्ट होगा, जो भी जम्मू कश्मीर में रहने वाला होगा, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, जिसके पास स्टेट सब्जेक्ट होगा वही यहां नौकरी कर सकता है, वही यहां जमीन खरीद सकता, बेच सकता। लेकिन जब भारत स्वतंत्र होने के बाद, आजाद होने के बाद हमारे देश का और हमारे स्टेट का संविधान बना, तो उस कानून को, स्टेट सब्जेक्ट को 35A में डाल के उसको आगे पेश किया, उसको नंबर दिया। लेकिन उसके पीछे जो जान है वो वही थी, स्टेट सब्जेक्ट। अब जब तक यहां 370 था वो चला, लेकिन 370 खत्म हो गया, उसके साथ ही बाहर वाला अब जमीन भी खरीद सकता,
बाहर वाला आज नौकरी कर रहा और जमीनें भी खरीद रहा, तो उसका नुकसान क्या? हमारी स्टेट के अधिकतर, मैं यहां भी पूछूंगा, 99% लोगों को मालूम नहीं होगा कि देश में सबसे पर कैपिटा जमीन जम्मू कश्मीर की, क्योंकि हमारे 80% से ज्यादा जमीन जो है वो या जंगलात हैं या पहाड़। कई लोग समझते हैं कि जम्मू बड़ा प्लेन है। जम्मू सिर्फ यहां से मिलके और कठवा शहर तक प्लेन है, बाकी 95% सिर्फ पहाड़ है। कश्मीर उसके मुकाबले ज्यादा प्लेन है। तो ये हमारे इस पहाड़ में ना खेती बनेगी क्योंकि जंगलात और पहाड़ है, न सड़क बनेगी। छोटी छोटी सड़कें पहाड़ में बनाते हैं, रोज आप देखते हैं चिनाब वैली में एक्सीडेंट, क्योंकि खुली सड़क बना नहीं सकते पहाड़ काट कर। तो इसी जो छोटी सी जमीन है, इसी पे हमने सरकारी बिल्डिंग में भी, मकान भी, गांव में बच्चों के लिए भी बनाने हैं, अस्पताल भी बनाने हैं, सुपर स्पेशलिटीज भी बनानी है। तो अगर बाहर के स्टेटों में इतनी जमीन वहां किलोमीटरों में लोग लेते हैं या हम मरलों में लेते हैं, तो अब ये मरले वाली जमीन भी बाहर ले जाएंगे तो हमारे बच्चों को, पोतों पड़पोतों को भीख मांगना पड़ेगी। यही महाराजा हरि सिंह, भगवान उनको स्वर्ग में जगह दे, तब इतना साल पहले जो लोगों ने उनसे कराया उनको मैं बधाई दूं। हमारे यहां नौकरी कहां है? हम हिंदुस्तान के कोने पे रहते हैं और एक तरफ हमारे सर पे, कंधे पे पाकिस्तान है, दूसरे कंधे पे चीन है। तो वहां से भी हमारा कोई बिजनेस तजारत नहीं आ सकता, इधर से भी कोई आता, कोई बड़ा उद्योगपति उद्योग नहीं लगाता। दुर्भाग्य से कोई 75 साल से किसी भी सरकार ने कोई बड़ा प्रोजेक्ट रेलवे पटरियां बनाने का लगाया नहीं, या और कोई बड़ा प्रोजेक्ट जिसमें 50,000 लाख आदमी मजदूर कर सके, कुछ नहीं। तो हमारा जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है वो नौकरी। तो इसमें भी अगर पूरे देश से हमारे भाई आए, वो हिंदू हो वो मुसलमान हो, तो हमारे बच्चे कहां जाएं? ये लाखों जो हमारे पहले माता और पिता के सर पे बैठे हैं, क्या हमने जो आप ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि बड़े परेशान है। इसलिए अगर हमें अवसर प्राप्त हुआ, 35A पार्लियामेंट ने खत्म किया, लेकिन बाहर से कोई जमीन खरीद सके या न खरीद सके, बाहर का नौकरी कोई करे या न करे, वो राज्य सरकार की विधानसभा ही कानून पास कर सकती है। इसलिए ऐसा पास करने की जरूरत है। इसका इंपैक्ट सबसे ज्यादा जम्मू डिस्ट्रिक्ट में पड़ा है। नौकरी का तो पूरे जम्मू प्रोविंस में ही पड़ा। ये सुरड़ी साहब मुझे बताते थे कि यूपी या बिहार के बच्चियां हमारे डोडा, भद्रवा, किश्तवाड़ के गांव में पहुंच गई हैं टेलीकम्युनिकेशन में, पोस्ट ऑफिस भद्रवा से भी तकरीबन 100 किलोमीटर दूर गांव। अब आप सोचिए उस गांव में पहुंच सकते तो यहां तो हर घर में होगा। और पोस्ट ऑफिस की छोटी नौकरी, लेकिन जमीन का प्रेशर सिर्फ जम्मू में पड़ेगा। कोई डोडा नहीं जाएगा खरीदने के लिए, कि वहां है ही नहीं कुछ। भद्रवा नहीं जाएगा, रजौरी कुछ नहीं जाएगा। कश्मीर जरूर जाता, लेकिन वहां डरते हैं, आप इससे नौकरी करने के लिए भी अप्लाई नहीं करते हैं और जमीन के लिए। तो आ जाके वो तमाम जम्मू शहर में पड़े, यहां से। इसलिए वो जम्मू शहर को अगर बचाना है, और जम्मू शहर अब एक तबके का फिरके का नहीं रहा, ये 22 डिस्ट्रिक्टों का शहर है। तो इसमें ये अगर कुछ हो गया तो 22 डिस्ट्रिक्ट वाले खत्म हो गए। तो 22 डिस्ट्रिक्ट को बचाना का मतलब है जम्मू शहर को, जम्मू डिस्ट्रिक्ट को और सांबा तक हमको बचाना है। उसके लिए कानून लाना जरूरी है। मैंने एक सपना देखा था यहाँ झील बनाने का,
ताकि जो हमारे बहुत सारे यात्री माता वैष्णो देवी जाते हैं, शिवखोड़ी जाते हैं, लेकिन वहां से ही सीधे भाग जाते हैं। तो मैं चाहता था कि यहाँ वो 1-2 दिन रहे, लेकिन दुर्भाग्य से उस वक्त ये महकमा जो इरिगेशन का था मेरे दूसरे सहयोगी दल के साथ था, उन्होंने माना नहीं ये हमें देना, जिसकी वजह से ये रहा। लेकिन जब बाद में मेरे बाद सरकार आई, दूसरी सरकार, उसमें हमारे मंत्रिमंडल के लोग थे, इसमें हमारे ताज मोहिद्दीन साहब सीनियर लीडर हैं, वो इरिगेशन उनको मैंने इरिगेशन दिलवाया और उनसे रिक्वेस्ट की कि आप अब ये बनाओ। तो उन्होंने तब का बनाया 14 का, वो नीचे जो ब्रिज बना है उसके नीचे जो बना है वो गेट्स वगैरह वो बने। शुक्र है गवर्नर साहब को बधाई कि कम से कम 10 साल के बाद ही तो हुआ, उसको आप दोनों तरफ से एम्बेडमेंट वगैरह बना रहे हैं और वो सपना पूरा होगा। लेकिन गवर्नर साहब का उसको मुकम्मल कर रहे हैं, लेकिन उसको क्या करना है शायद उनको मालूम नहीं है, वो हम करेंगे, वो अपना काम उसको मुकम्मल करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि इतनी गर्मी में इतने समय से, विशेष रूप से मेरी बहनें बेटियां बहुत ज़्यादा संख्या में पीछे बैठी हैं। इसमें से बहुत सारी ऐसा भी लगते हैं कि शायद वो पहली दफ़ा किसी मीटिंग में गई है। उसके लिए मैं और भी स्वागत करता हूं, क्योंकि वो या तो आज संडे है उसका फ़ायदा उठा के आई है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूसरे बुजुर्गों नौजवानों का भी